आजकल हर जगह एक ही लफ्ज़ सुनने को मिल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3। किसी ने कहा ईरान और इसराइल की जंग अब दुनिया को लपेट में ले लेगी। किसी ने कहा अमेरिका ऑलरेडी फुल वॉर में आ चुका है और किसी ने सीधा फैसला सुना दिया, बस तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा है या फिर हम हेडलाइंस, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के नॉइस में असल तस्वीर खो बैठे हैं। आज की वीडियो में हम चिल्लाएंगे नहीं, समझाएंगे, ना ब्लाइंडली वेस्टर्न लाइन उठाएंगे, ना किसी दूसरी साइड की रोमांटिक स्टोरी टेलिंग बेचेंगे। सीधी सी बात, पावर पॉलिटिक्स क्या है, कितना रिस्क रियल है और आम आदमी को किस बात से डरना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ईरान इसराइल की टेंशन आज की नहीं है, ये सालों से चल रही थी। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली मर्तबा अपनी ज़मीन से डायरेक्टली इसराइल पर मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। यूएसआईपी के मुताबिक इस हमले में 170 ड्रोन्स, कम से कम 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। ईरान ने इसे इसराइल के दमास्कस में ईरानियन डिप्लोमेटिक मिशन पर हमले का जवाब बताया। फिर अक्टूबर 2024 में ईरान ने दोबारा कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ फायर किए। यानी जो चीज़ पहले प्रॉक्सी वॉर थी वो धीरे धीरे डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट कन्फ्रंटेशन बनने लगी। फिर जून 2025 आया और कॉन्फ्लिक्ट ने डेंजरस मोड़ लिया। आईए यानी न्यूक्लियर वॉचडॉग ने कंफर्म किया कि 13 जून 2025 के अटैक में नतांज साइट के अबव ग्राउंड हिस्सा तबाह हुआ और ये वही फैसिलिटी थी जहां ईरान 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहा था। बाद में आईएईए ने यह भी कहा कि स्पेक्टर ने कॉन्फ्लिक्ट से कुछ दिन पहले तक 400 किलो से ज़्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम वेरीफाई किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 60% एनरिचमेंट सिविलियन पावर के नॉर्मल लेवल से काफ़ी ऊपर होती है और न्यूक्लियर रिस्क को सीरियस बना देती है। लेकिन यहाँ एक और बात ज़रूरी समझनी चाहिए, एनरिच्ड यूरेनियम और रेडी न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही चीज़ नहीं होते। यही जगह है जहाँ प्रोपेगेंडा शुरू होता है। एक साइड कहती है ईरान बस बॉम्ब के करीब है, दूसरी कहती है सब कुछ पीसफुल है। हकीकत यह है कि एनरिचमेंट लेवल, स्टॉक पाइल, इंस्पेक्शन और वेपनाइजेशन, ये सब अलग अलग लेयर्स हैं। इसलिए इशू सीरियस है, लेकिन ओवर सिंप्लीफाई करना भी गलत है। आइए इस वेरिफिकेशन को इंडिस्पेंसिबल कह रही है। अब आते हैं करंट फेज पर। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर लार्ज स्केल स्ट्राइक किए। सीएफआर के हिसाब से इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ने रीजनल वॉर की शक्ल ले ली, जहां ईरान ने यूएस फैसिलिटीज, इसराइल और गल्फ की एनर्जी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जबकि हिजबुल्लाह और हुतीस भी बॉर्डर बैटलफील्ड का हिस्सा बन गए। और 4 अप्रैल 2026 तक एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टिंग ये कह रही है कि जंग को लगभग 6 हफ्ते हो चुके हैं। 2 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट डाउन हो चुके हैं, कई अमेरिकन सर्विस मेंबर्स मर चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। ये कोई टूटर वॉर नहीं रही, ये रियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है जिसका असर ऑयल, शिपिंग और रीजनल स्टेबिलिटी पर सीधा पड़ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 कहने के लिए आमतौर पर क्या होता है? बड़ी कुव्वतें जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, नेटो लेवल ब्लॉक्स डायरेक्ट और सस्टेन वॉर में आमने सामने आ जाए। अभी जो हो रहा है वो ज्यादा सही तौर पर एक रीजनल मेगा वॉर है जिसका ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। चाइना इस वक्त मीडिएशन और डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, न कि डायरेक्ट बैटलफील्ड एंट्री की। एपी के मुताबिक बीजिंग ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 5 पॉइंट प्रपोजल भी पुश किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्स से खोलने की यूएन लेवल सोच की मुखालिफत की है। तो जो लोग आज ही बस वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कह रहे हैं वो शायद थोड़ा जल्दी में है, लेकिन जो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मीडिया ड्रामा है, वो भी गलत है क्योंकि एस्केलेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ मौजूद हैं। न्यूक्लियर फाइल, डायरेक्ट स्ट्राइक, सी चेक पॉइंट्स, रीजनल प्रॉक्सीज, ऑयल शॉक और मिस कैलकुलेशन का हाई चांसेस है। असल खतरा 3 चीजों का है। पहली चीज है मिस कैलकुलेशन। जब मिसाइल, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक और रिटेलिएशन का साइकिल स्टार्ट होता है, फिर कभी कभी किसी साइड का प्लान कुछ और होता है और रिजल्ट कुछ और निकलता है। आज एक बेस हिट होती है, कल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टारगेट होते हैं, परसों कोई गल्फ स्टेट फॉर्मली वॉर के अंदर खिंच जाती है। एपी ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट गिराए और एनालिस्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि ईरानियन मिलिट्री डिग्रेड होने के बावजूद वीक बट स्टिल लीथल है। यानी जिस दुश्मन को आप खत्म समझ रहे थे वो अभी भी काट सकता है। दूसरी चीज है चेक पॉइंट। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ मिसाइल की जंग नहीं होती, ये शिपिंग लेन्स की जंग भी होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही ग्लोबल एनर्जी शॉक का सबब बन चुका है और एपी के मुताबिक हुतीस के एक्टिव होने से बाब अल मंदिब और रेड सी रोड भी दोबारा थ्रेट में आ सकते हैं। इसी रोड से ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यानी तेहरान को हर फ्रंट पर कन्वेंशनल मिलिट्री विक्ट्री नहीं भी मिली तब भी वो दुनिया को इकोनॉमिक पेन दे सकता है। तीसरा खतरा है प्रॉक्सी का। ईरान अकेला नहीं लड़ता, उसके अराउंड एक नेटवर्क है, हिजबुल्लाह, हुतीस, इराकी ग्रुप और दूसरे एक्टर्स। अप्रैल 2024 के डायरेक्ट अटैक के वक्त भी ईरान के अलाइड ग्रुप ने इराक, लेबनान, सीरिया और यमन से फायर किया था। अब अगर ये नेटवर्क फुली रीएक्टिवेट होता है तो वॉर का मैप तेहरान और तल अवीव से भी बहुत आगे निकल सकता है।
इसराइल क्या चाहता है? इसराइल का बेसिक स्टांस ये है कि ईरान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए एग्जिस्टेंट थ्रेट है। इसलिए वो कहता है कि वेट करने के बजाय थ्रेट को पहले ही डिग्रेड करो। ये लाइन नहीं है, 2025 में जो न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर स्ट्राइक हुए थे उनकी डिक्लेयर्ड लॉजिक भी यही था। ईरान क्या चाहता है? ईरान अपने आप को एक ऐसे निजाम के तौर पर देखता है जो सैंक्शन, कोवर्ट सबुताज, असैसिनेशन और मिलिट्री प्रेशर के नीचे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसकी स्ट्रेटजी अक्सर कन्वेंशनल फेस ऑफ से कम और डेटरेंस, मिसाइल्स, प्रॉक्सी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर ज्यादा होती है। एपी की लेटेस्ट रिपोर्टिंग भी यही कह रही है कि हैवी स्ट्राइक के बावजूद ईरान ने अमेरिका को दर्द देने की कैपेसिटी पूरी तरह लॉस नहीं की है। अब देखते हैं अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका पब्लिकली न्यूक्लियर रिस्क को रोकना, इसराइल को सपोर्ट करना और अपने रीजनल बेसिस और शिपिंग इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिमिटेड स्ट्राइक और ओपन एंडेड वॉर के दरमियान लाइन बहुत पतली होती है। पेंटागन ने जुलाई 2025 में कहा था कि यूएस स्ट्राइक ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1-2 साल तक पीछे धकेल दिया है, मगर उसी रिपोर्टिंग में आईईए चीफ राफेल ग्रॉस का ये भी कंसर्न था कि ईरान कुछ महीनों में दोबारा एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वाला क्लेम भी सिंपल नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा झूठ 2 जगहों पर बोला जाता है। एक बार हर स्ट्राइक को डिसिसिव विक्ट्री बोला जाता है, दूसरी बार जब हर रिटेलिएशन को हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशन बना दिया जाता है। रियलिटी ये है कि मॉडर्न वॉर्स में दोनों साइड्स अपनी ऑडियंस को नैरेटिव बेचती हैं। अगर अमेरिका या इसराइल कहे कि एनिमी कंप्लीटली डेसिमेटेड और कुछ दिन बाद वही एनिमी यूएस एयरक्राफ्ट गिरा दे, तो समझ जाओ कि बैटलफील्ड रियलिटी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रियलिटी अलग अलग चीजें होती हैं। एपी की रिपोर्टिंग ने भी इसी गैप को हाईलाइट किया है। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि ईरान हर फ्रंट पर जीत रहा है, तो वो भी सच नहीं है। न्यूक्लियर साइट डैमेज हुए हैं, प्रेशर रियल है। आईईए ने सेवियर डैमेज और इंटरप्टेड इंस्पेक्शन की बात की है, यानी हर साइड अपनी कन्वीनियंस को आधा सच बेच रही है। तो आम इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से डरना चाहिए? ना कि कल सुबह दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि इस बात से कि अगर ये वॉर लंबी चली तो ऑयल, शिपिंग, इन्फ्लेशन, फूड सप्लाई और रीजनल इनस्टेबिलिटी दुनिया भर को हिट करेगी। रेड सी और हॉर्मुज दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहता। और एक और बात, जितनी लंबी जंग चलती है उतनी डिप्लोमेसी मुश्किल हो जाती है। इस वक्त चाइना अपने आप को मीडिएटर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, जबकि वॉशिंगटन उस एफर्ट को सीरियस रोड मैप के बजाय ज्यादा सिंबॉलिक समझ रहा है। मतलब बैटलफील्ड गर्म है लेकिन डिप्लोमेसी फ्रेगमेंटेड है, ये भी खतरा बढ़ाती है। तो फाइनल बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा रियलिटी है या हाइप? वर्ल्ड वॉर 3 का लेवल अभी हाइप ज्यादा है, लेकिन ग्लोबल स्केल एस्केलेशन का खतरा बिल्कुल रियल है। ये अभी फुल वर्ल्ड वॉर नहीं, मगर ये एक ऐसी रीजनल वॉर है जो न्यूक्लियर इशू से जुड़ी है, सुपर पावर इन्वॉल्वमेंट रखती है, ग्लोबल ऑयल रोड्स को डिस्टर्ब कर रही है और प्रॉक्सीज के जरिए मजीद फैल सकती है। इसलिए ना ज्यादा पैनिक में आए, ना ज्यादा प्रोपेगेंडा में, ना हर वेस्टर्न हेडलाइन को सच समझे और ना ही हर एंटी वेस्टर्न स्लोगन को पूरी तरह सच समझे। इस क्राइसिस को समझने के लिए नैरेटिव से पहले इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट से पहले फैक्ट चेक करें और फैक्ट के बाद ये समझें कि सबसे ज्यादा कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें।